आइए आज हम स्टडी करेंगे गाउस नियम। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे गाउस लॉ। तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा के सरल अनुप्रयोग के रूप में आइए किसी r त्रिज्या के ऐसे गोले जिसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश q परिबद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई गोला है। अब देखिए, थोड़ा सा हमारी बात को समझिए कि गोला और वृत्त, गोले को अंग्रेजी में स्फीयर और वृत्त को अंग्रेजी में सर्किल कहते हैं। तो दोनों अलग बातें हैं। जो वृत्त होता है वो एक कागज पर खींचा गया पेंसिल और प्रकार से एक रेखांकित चित्र है, जबकि जो गोला होता है हमारा, गोला जैसे गेंद एक गोला है। इसमें 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि जो वृत्त यानी सर्किल होता है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये कह रहा है कि हम मान लीजिए कोई गोला ले लें और गोले के केंद्र पर Q आवेश रख दें और ये Q आवेश हमारा बिंदु आवेश हो, यानी पॉइंट चार्ज हो। अब देखिए, ये वृत्त गोले की जो त्रिज्या है वो r है, और ये देखिए बाहरी सतह है। जैसे मान लीजिए गेंद है, उसकी बाहरी सतह को यस माना गया है, और इसी बाहरी सतह का क्षेत्रफल ले रहा है डेल्टा यस। और अगर ये बिंदु आवेश है और धनात्मक है, तो धनात्मक बिंदु आवेश से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो सब बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं जो है बाहर की ओर निकल रही हैं और त्रिज्यीय निकलती हैं, रेडियल, मतलब इस गोले की त्रिज्या के रूप में निकलेंगी। यानी अगर हमने ये सर्कुलर जो है एक ये क्षेत्रफल ले लिया है पृष्ठ पर, तो इस पृष्ठ के लंबवत, ये कहने का मतलब। तो इसीलिए देखिए, इसके सेंटर से लंबवत विद्युत क्षेत्र E दिखाया जा रहा है। तो अब इसको समझते हैं। तो वही कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा के सरल अनुप्रयोग के रूप में आइए किसी r त्रिज्या के ऐसे गोले जिसके केंद्र पर कोई बिंदु आवेश Q परिबद्ध है से गुजरने वाले कुल फ्लक्स पर विचार करें। चित्र 1.25 में दर्शाए अनुसार इस गोले को छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करते हैं, यानी डेल्टा यस रूपी छोटे छोटे टुकड़ों में इसके पृष्ठ सतह को, पृष्ठ के क्षेत्रफल को बांट देते हैं। गोले को छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित करते हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स डेल्टा ई बराबर क्या फार्मूला था? डेल्टा फाई, फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ये फ्लक्स का फार्मूला है। अब विद्युत क्षेत्र का हमारा फार्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के लिए? 1/4πε0 Q/r²। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला रख दिया। और ये जो हमारा डेल्टा एस है, ये एकांक सदिश, एक तरह से क्षेत्रफल सदिश। जब किसी क्षेत्रफल से कोई चीज गुजरती है, उसकी दिशा की बात करेंगे तो उस क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश जो है हमारा एक तरह से डेल्टा एस है। और विद्युत क्षेत्र चूंकि हमारा ये भी सदिश होता है, तो Q/4πε0r² के साथ में एकांक ये स्थित सदिश r को भी रख दिया है, जैसा कि हम पीछे पढ़ते चले हैं। तो Q/4πε0r² r डेल्टा एस, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एक तरह से। अब देखिए, कह रहा है यहाँ हमने एकल आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए कूलाम नियम का उपयोग किया है। अब ये एक अकेला आवेश था, तो यहाँ पर कूलाम नियम का उपयोग किया गया है। एकांक सदिश r², ये r² है, केंद्र से क्षेत्र अवयव की ओर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश है। तो ये जो r² है हमारा, ये कह रहा है कि केंद्र से जो है
अगर देखा जाए इसको तो वही कह रहा है कि एकांक सदिश आर कैप केंद्र से क्षेत्र अवयव, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका जो ये टुकड़ा लिया गया छोटा सा, क्षेत्र अवयव की ओर ध्रुवतर रेखा के अनुदिश है। ध्रुवतर रेखा मतलब इस पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर ये एकदम ऐसे जा रहा है, जैसे रेडियली जिसको कहते हैं, इस प्रकार से। अब चूंकि गोले के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अविलंब उस बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश होता है। अब देखिए खुद बता रहा है कि अब चूंकि गोले के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो अविलंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है, उस बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश होता है। यानी यहाँ से जो हम त्रिज्या खींचें तो उस त्रिज्या के जो है त्रिज्यीय रेखा पर तो ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश होता है। तो क्षेत्र अवयव डेल्टा एस तथा आर कैप दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अब देखिए, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए अगर हम बोले तो क्षेत्रफल भी लंबवत होगा, तो इसी दिशा में क्षेत्रफल होगा। पीछे हम लोग ऐसे चित्र बना करके इधर तीर लगा के दिखाए थे कि जब हम क्षेत्रफल को सदिश कहेंगे तो इसका क्षेत्रफल जो है उसकी दिशा लंबवत होगी, उसके अभिलंबवत। तो वही कह रहा है कि क्षेत्र अवयव डेल्टा एस तथा आर कैप दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। ये हमारे परिमाण हो जाएंगे। देखिए यहाँ मोटे अक्षर में लिखा है, मतलब सदिश की बात कर रहा है, यहाँ पर मोटे अक्षर नहीं है, तो ये एकांक सदिश जो यूनिट वेक्टर है वो हट जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर डेल्टा एस लिख दिया पतले अक्षरों में। चूंकि एकांक सदिश आर का परिमाण एक है बता रहा है, क्योंकि एकांक सदिश यूनिट वेक्टर का मतलब ही है कि उसका परिमाण एक होता है, तो यहाँ एक रखेंगे तो डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो इसको भी बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं और इस चीज को याद अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे याद रहेगा कि यहाँ पर आर कैप की जगह खाली क्यों है या हटा कर दिया गया। तो इसका कारण है कि परिमाण जो है आर का वो एक ही है, क्योंकि ये एकांक सदिश है। गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सभी क्षेत्र अवयवों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग करने पर प्राप्त होता है। अब जाहिर सी बात है कि एक छोटे से क्षेत्रफल पर हमने फ्लक्स निकाला, अब अगर पूरे गोले में निकालना हो तो जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको सबको जोड़ लेंगे। अगर योग कर देंगे तो पूरे गोले में जो है पूरे गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए अब क्या किया जा रहा है, पूरे गोले के लिए निकाला जा रहा है। तो फाई इक्वल टू समेसन यानी समुच्चय इकट्ठा सबका है, इकट्ठा करने का साइन, इसको समेसन का साइन या समुच्चय बोलते हैं जहाँ तक। तो ये एक साथ हो जाएगा, तो सभी लिखा है डेल्टा एस, यानी जितने भी क्षेत्रफल हैं छोटे छोटे उन सभी एक साथ आ जाएंगे। क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस। चूंकि गोले का प्रत्येक क्षेत्र अवयव आवेश से समान दूरी आर पर है। अब चूंकि गोले का जो प्रत्येक क्षेत्रफल है तो केंद्र से गोले के जो पृष्ठ है वो हर जगह बराबर दूरी पर है, तो इसीलिए कह रहा है कि चूंकि गोले का प्रत्येक क्षेत्र अवयव आवेश से समान दूरी पर है। क्यों? क्योंकि आवेश हमने केंद्र में रखा है, बिंदु आवेश। तो जाहिर सी बात है कि पृष्ठ की दूरी जो आर है वो सब जगह आर ही रहेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि चूंकि गोले का प्रत्येक क्षेत्र अवयव आवेश से समान दूरी आर पर है, अतः फाई इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर समेसन यानी सभी डेल्टा एस। तो ये डेल्टा एस लिख दिया, इसका समेसन, ये तो उतना ही है क्योंकि दूरी सबके लिए आ रही है, तो इसलिए इसको कॉमन करके बाहर कर दिया। बराबर क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर एस लिख दिया। एक छोटा टुकड़ा डेल्टा एस है और पूरे क्षेत्रफल की बात करें
तो पूरा क्षेत्रफल S होगा। तो ये पूरे जो चिन्ह लगा इसको हटा के डायरेक्ट S लिख दिया पूरे क्षेत्रफल के लिए। अब चूंकि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र S = 4πr² है। अब देखिए गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहर वाली सतह का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई गोला हो तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। तो इसको ध्यान दीजिए। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा, phi = Q/4πε0r²। यस की जगह यही रख देंगे, 4πr² रख दिया तो 4πr² कट गया तो आ गया Q/4πε0। अब देखें समीकरण 1.30 यानी जो निकल के आया है, स्थिर वैद्युतिकी के व्यापक परिणाम जिसे गाउस नियम कहते हैं का एक सरल दृष्टांत है। हम बिना उत्पत्ति के गाउस नियम का इस प्रकार उल्लेख करते हैं। बिना उपपत्ति के यानी बिना उसको पूरा निकाले हुए हम एक लाइन में अगर बात करें तो कहेगा कि किसी बंद पृष्ठ Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होगा। एक लाइन में उत्तर हो गया कि कोई बंद पृष्ठ है यस, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा Q/ε0। गोला एक बंद पृष्ठ ही है, उसके अंदर पॉइंट चार्ज हमने रखा है Q। यहाँ Q पृष्ठ यस द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है। तो यहाँ पर जो Q है तो पृष्ठ के अंदर जो घिरा हुआ आवेश है वो कुल आवेश को यहाँ पर Q माना गया है। अब देखिए आगे, इस नियम से यह उपलक्षित होता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया गया है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई आवेश उस पृष्ठ के द्वारा बंद पृष्ठ में नहीं रखा गया है तो कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं कोई निकलेंगी ही नहीं। वही कह रहा है कि इस नियम से यह परिलक्षित होता है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा कोई आवेश परिबद्ध नहीं किया गया है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स शून्य होता है। इसे हम चित्र 1.26 की सरल अवस्थिति में सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो चित्र 1.26 देख लेते हैं। तो ये देखिए चित्र 1.26 है, कह रहा है सिलेंडर के पृष्ठ से गुजरने वाले एक समान विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स का परिकलन। तब इसको हम निकाल करके देखते हैं। तो अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो कह रहा है यहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान है तथा हम एक ऐसे बंद बेलनाकार पृष्ठ के विषय में विचार कर रहे हैं जिसमें बेलन का अक्ष एक समान क्षेत्र E के समांतर है। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जो ये पृष्ठ है बेलन का, ये पृष्ठ, तो ये विद्युत क्षेत्र है, ये देखिए लिखा गया है E। तो विद्युत क्षेत्र और ये जो पृष्ठ है देखिए ये वाला पृष्ठ, तो ये जो तीर लगा है इसका मतलब है कि ये पृष्ठ देखिए E और ये लाइन समांतर है। तो जो बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान है तथा हम एक ऐसे बंद बेलनाकार पृष्ठ के विषय में विचार कर रहे हैं जिसमें बेलन का अक्ष एक समान क्षेत्र E के समांतर है। बेलन का अक्ष जो बेलन के अंदर से गुजर रहा है, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अगर हम बात करें तो कुल फ्लक्स देखिए कहाँ कहाँ से गुजर सकता है। एक तो ये पृष्ठ है, यहाँ से निकल सकता है, एक पृष्ठ ये है, यहाँ से गुजर सकता है, और एक पृष्ठ ये पूरा है 3 नंबर जो है तो यहाँ से गुजर सकता है। तो 3 पृष्ठ है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो तीनों जो है पृष्ठों से गुजरने वाला
कुल हमारा वैद्युत फ्लक्स होना चाहिए। तो इसीलिए कुल वैद्युत फ्लक्स को phi = phi1 + phi2 + phi3। तो कह रहा है यहाँ phi1 तथा phi2 सिलेंडर के पृष्ठ 1 तथा 2 जो वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद के से गुजरने वाले फ्लक्स को निरूपित करते हैं, तथा phi3 बंद पृष्ठ के वक्रित सिलिंडरिकल भाग से गुजरने वाले फ्लक्स को निरूपित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो phi1 और phi2 है, तो ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इनसे, और ये जो सिलिंड्रिकल वक्र पृष्ठ है यानी घूमा हुआ तीसरा है, तो ये सब बात हो गई phi1 phi2 phi3 की। आप देखिए कह रहा है चूंकि पृष्ठ 3 के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब E के लंबवत है, अतः फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार phi3 = 0। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि पृष्ठ 3 के प्रत्येक बिंदु पर जो अभिलंब है यानी परपेंडिकुलर है वो E के लंबवत है यानी विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अतः फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार phi3 = 0। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र इस प्रकार है, तो विद्युत बल रेखाएं जिधर होती हैं फ्लक्स उसी तरफ होगा। अब चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के अगर इस पृष्ठ को देखें तो इस पृष्ठ पर लंब डाला जाए तो लंब 90 डिग्री होता है, तो इस पृष्ठ के लंबवत ये पड़ेगा। अब विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ये बाहरी पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र पूरा इसके अंदर से गुजर रहा है, तो बाहर कोई विद्युत क्षेत्र जो है बल रेखाएं इधर को नहीं है, मतलब इसको काट नहीं रही है बाहरी पृष्ठ को, तो इसलिए ई हमारा 0 हो जाएगा। तो वही बात को इस प्रकार से कह रहा है कि चूंकि पृष्ठ 3 के प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब यानी परपेंडिकुलर ई के लंबवत है, अतः फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार phi3 = 0। इसके अतिरिक्त पृष्ठ 2 पर बहिर्मुखी अभिलंब ई के अनुदिश है तथा पृष्ठ 1 पर बहिर्मुखी अभिलंब ई की दिशा के विपरीत है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जो पृष्ठ 2 है इधर का विद्युत क्षेत्र है तो अभिलंब इसी की दिशा में है, और ये पृष्ठ 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में है, तो ये इसी दिशा में है, तो ये बहिर्मुखी हो जाएगा यानी बाहर की ओर निकल रहा है फ्लक्स, और ये विपरीत दिशा में है विद्युत क्षेत्र की चलने की दिशा के, तो ये अंतर्मुखी हो जाएगा इधर को वैद्युत फ्लक्स। अतः phi1 = अब देखिए चूंकि ये बहिर्मुखी है phi1, इधर को विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत है, तो विपरीत के लिए माइनस का साइन लगा दिया, तो phi1 = -ES1 क्षेत्रफल S1 माना, phi2 + ES2 क्योंकि ये phi2 वाला जो पृष्ठ 2 है विद्युत क्षेत्र के तरफ ही इसका मतलब बहिर्मुखी स्थिति है, तो इसलिए यहाँ प्लस लगाया, तो S1 = S2 = S हो जाएगा। जो S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ है इनसे जो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स है, अरे वो कहने का मतलब कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है S1 और S2 का ये बराबर है, क्योंकि सिलेंडर के जो वृत्ताकार पृष्ठ हैं ये इनकी त्रिज्या बराबर है, तो इसलिए S1 = S2 = S लिखा है। तो यहाँ से पूरा अंडरलाइन करिए। यहाँ यस वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वृत्ताकार पृष्ठ है यस उसका क्षेत्रफल। इस प्रकार कुल फ्लक्स शून्य है, तो इस प्रकार से कुल फ्लक्स शून्य है, क्योंकि जो कर्व वाली पथ पृष्ठ है जिसको S3, तो वहाँ से कोई फ्लक्स गुजर नहीं रहा, और जो S1 है उसमें उल्टी दिशा में है, S2 जो है उसमें सीधी दिशा में है जिधर विद्युत क्षेत्र है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यानी योग 0 हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है, जैसा कि गाउस नियम से संभावित था।
तो गाउस नियम में क्या था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, उसके केंद्र पर कोई आवेशित वस्तु नहीं रखी गई है, यानी कोई चार्ज नहीं है, तो विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो एक तरफ से पानी निकल रहा है, अगर हम इसको फ्लक्स को पानी माने तो एक तरफ से पानी आ रहा है और जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है, तो उस पाइप में पानी कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसी तरह समझिए कि फ्लक्स एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल जा रहा है, और जो पाइप है प्लास्टिक का, उसकी सतह से पानी नहीं निकल रहा है, तो सतह वाले में φ30 है, और जिधर को पानी निकल रहा है उसका धनात्मक है, जिधर से आ रहा है उधर ऋणात्मक है। तो जितना आ रहा है उतना निकल जा रहा है, तो इसलिए फ्लक्स 0 है। तो इस प्रकार जब आप पाएं कि एक बंद पृष्ठ के अंदर नेट वैद्युत फ्लक्स 0 है, तो हम इस परिणाम तक पहुंचते हैं कि बंद पृष्ठ के अंतर्विष्ट कुल आवेश 0 है। तो इस प्रकार से हमको वही निष्कर्ष निकला कि बंद पृष्ठ में कोई आवेश है नहीं, जो आ रहा है वो निकल जा रहा है, तो कुछ अंदर स्थिर है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब आवेश नहीं होगा तो फ्लक्स 0 होगा। गाउस नियम समीकरण 1.31 3.1 का अत्यधिक महत्व इस कारण से भी है कि यह व्यापक रूप से सत्य है तथा केवल उन्हीं सरल प्रकरणों जिन पर हमने ऊपर विचार किया था लागू नहीं होता, वरन सभी प्रकरणों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस नियम के बारे में आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। तो देखिए, गाउस नियम में पहला क्या है कि गाउस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ, चाहे उसकी आकृति तथा माप कुछ भी हो, के लिए सत्य है। तो कैसा भी पृष्ठ हो, सब जगह गाउस का प्रमेय यानी गाउस का नियम लागू होता है। गाउस नियम समीकरण 1.31 के दक्षिण पक्ष के पद Q में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग सम्मिलित है। ये आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी व्यवस्थित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पृष्ठ है उसके अंदर कोई आवेश है तो कहीं भी स्थित हो सकता है। तो वही कह रहा है कि ये आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। तो गाउस का नियम समीकरण 3.131 यानी φ=Q/ε0 जो निकला था कि दक्षिण पथ यानी Q/ε0 के पद Q में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग सम्मिलित है। ये आवेश पृष्ठ के सब भीतर कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब फार्मूला जो था φ=Q/ε0, इसमें देखिए त्रिज्या वृज्या कुछ है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये फाई हमारा यही बताता है कि पृष्ठ बंद है एक तरह से, उसके अंदर की बात हो रही है। बंद करके देखिए, इसको ऐसे किया गया है। तो बंद पृष्ठ के अंदर कहीं भी आवेश हो सकता है, क्योंकि फार्मूले में त्रिज्या कहीं पे दे ही नहीं रही, रेडियस का कोई है वही नहीं है, तो इसलिए कहीं भी बंद पृष्ठ पर हो सकता है आवेश। अगला पॉइंट है हमारा, कह रहा है कि उन परिस्थितियों जिनमें ऐसे पृष्ठ का चयन किया जाता है कि कुल आवेश पृष्ठ के भीतर तथा कुछ पृष्ठ के बाहर होते हैं, विद्युत क्षेत्र जिसका फ्लक्स समीकरण 3.1 के वाम पक्ष में दृष्टिगोचर होता है, यस के भीतर तथा बाहर सब स्थित सभी आवेशों के कारण है। तथापि उस नियम के समीकरण के दक्षिण पक्ष में पद Q केवल यस के भीतर के कुल आवेशों को निरूपित करता है। तो इसको ध्यान दीजिए, कह रहा है उन परिस्थितियों में जिनमें ऐसे पृष्ठ का चयन किया जाता है कि कुछ आवेश पृष्ठ के भीतर तथा कुछ पृष्ठ के बाहर होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के वाम पक्ष में यानी बाएं पक्ष में जहां फाई लिखा है φ=Q/ε0, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र के वाम पक्ष में दृष्टिगोचर होता है विद्युत क्षेत्र यस के भीतर तथा बाहर स्थित सभी आवेशों के कारण है।
तो ये कह रहा है कि अगर हम ऐसे पृष्ठ का चयन करें जिसमें आवेश पृष्ठ के अंदर भी हो, आवेश पृष्ठ के बाहर भी हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के भीतर तथा बाहर सभी आवेशों के कारण है। तथापि गाउस नियम के समीकरण के दक्षिण पक्ष में Q अपान एप्सिलॉन नॉट था। दक्षिण पक्ष में पद Q केवल यश के भीतर के कुल आवेशों को निरूपित करता है। तो जो Q है वो पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसी को केवल निरूपित करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र बाहर वाले आवेश और भीतर वाले आवेश दोनों के कारण हो सकता है। तो कुल मिला के सीधी भाषा में समझिए कि अगर कोई ऐसा पृष्ठ लें जिसमें कोई आवेश पृष्ठ के बाहर भी है और अंदर भी है गोले के, तो विद्युत क्षेत्र की जब बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र बाहर वाले आवेश के कारण भी हो सकता है, भीतर वाले आवेश के कारण भी हो सकता है। परंतु अगर गाउस नियम की बात करेंगे तो जो पृष्ठ दक्षिण पक्ष में Q लिखा जाता है फार्मूले में Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q की जो बात करेंगे वो यश के भीतर के कुल आवेशों को निरूपित करता है, बाहर वाले को नहीं करेगा। तो गाउस नियम में केवल पृष्ठ के अंदर वाले आवेशों की बात करेंगे, जबकि विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो पृष्ठ के अंदर और बाहर दोनों आवेशों की बात करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गाउस नियम के अनुप्रयोग के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को गाउसी पृष्ठ कहते हैं। तो जो भी पृष्ठ लेंगे जिसमें गाउस नियम की बात करेंगे तो उस पृष्ठ को गाउसियन सरफेस कहेंगे या गाउसी पृष्ठ कहेंगे। आप किसी भी गाउसी पृष्ठ का चयन करके गाउस नियम लागू कर सकते हैं, तथापि सावधान रहिए, गाउसीय पृष्ठ को किसी भी विविक्त आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। यानी विविक्त का मतलब असतत आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। तो इसको ध्यान देना है कि सावधान रहिए, जहाँ पर हम गाउसी पृष्ठ की बात करेंगे वहाँ कोई आवेश विविक्त आवेश यानी असतत आवेश या कण वाला आवेश से उस पृष्ठ को नहीं गुजरना चाहिए। इसका कारण यह है कि विविक्त आवेशों यानी असतत जो आवेश है के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र को किसी भी आवेश की अवस्थित पर भली भांति परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे कि आप किसी आवेश के निकट जाते हैं, विद्युत क्षेत्र सभी मर्यादाओं से बाहर विकसित होता जाता है, परंतु गाउसी पृष्ठ सतत आवेश वितरण से गुजर सकता है। तो इसको ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा विविक्त आवेश या असतत आवेश न गुजर रहा हो, उसी पृष्ठ को हम गाउसी पृष्ठ मानेंगे। अगर उसको हम मान लेते हैं तो समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र सभी मर्यादाओं से बाहर विकसित हो जाता है, परंतु गाउसी पृष्ठ सतत आवेश वितरण से गुजरता है। तो आप गाउसी पृष्ठ केवल सतत आवेश वितरण से गुजरता है, तो ये जो आवेश असतत निकाय होगा जो वहाँ से गुजरेगा, उसके कारण क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र को किसी भी अवस्थिति पर भली भांति परिभाषित नहीं किया गया। क्योंकि जो गाउसी नियम आप पढ़ रहे हैं इसमें ऐसी स्थिति के बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं किया गया। तो कुल मिला के मोटी भाषा में हम ये समझें कि गाउसी पृष्ठ हम वहाँ मानेंगे जहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रीट यानी असतत आवेश न गुजर रहा। यानी कुल मिला के कहिए जहाँ आवेश रहित स्थिति में गाउसी पृष्ठ मानेंगे, उसके अंदर आवेश हो सकता है। जब निकाय में कुछ सममिति होती है तो विद्युत क्षेत्र के परिकलन को अधिक आसान बनाने के लिए गाउसी नियम प्रायः उपयोगी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई सिस्टम जिसके बारे में हम गाउसी नियम लागू कर रहे हैं, अगर वो सममिति में है यानी सिमेट्री में है, लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है और बराबर है, तो कह रहा है कि हमें तब कैलकुलेशन करने में आसान रहता है। उचित गाउसी पृष्ठ का चयन इसे सुविधाजनक बना देता है। अंत में गाउस नियम कूलाम नियम में अंतर्निहित दूरी पर व्युत्क्रम वर्ग निर्भरता पर आधारित है। गाउस नियम का कोई उल्लंघन व्युत्क्रम वर्ग नियम के विचलन को संकेत करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है कूलाम का, उसी पर हमारा गाउसी नियम आधारित है।
गाउस नियम का कोई भी उल्लंघन व्युत्क्रम वर्ग नियम से विचलन को संकेत देगा। कहने का मतलब कि अगर कोई नियम, गाउस का नियम जहाँ नहीं लागू हो रहा, वहाँ व्युत्क्रम वर्ग का नियम का भी उल्लंघन होगा या विचलन होगा, मतलब ये भी लागू वहाँ नहीं होगा। अब देखिए गाउस नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनकी स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।